बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक की, वो एक लॉ है जो कि एक्स्ट्रा एक टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। और इसको हम कहते हैं किरचॉफ्स लॉ। दो लॉ हैं हमारे पास किरचॉफ्स लॉ के अंदर। ये दोनों लॉ जरा समझ लीजिए, बहुत आसान किस्म की बातें। पहला हमसे ये कहता है कि जो अलजेब्रिक सम है ऑफ all the currents at a node is zero। इस बात को हम एक और तरीके से भी करते हैं और वो ये है कि sum of all current arriving at a node is equal to sum of all the currents leaving node। किसी नोड पर आने वाले करंट का सम किसी नोड से जाने वाले करंट के सम के बराबर है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि फर्ज करें ये एक वायर है और ये आगे चल के इस तरह के दो हिस्सों में हो गए। ये जो पॉइंट है इसको मैं कह रहा हूं ये मेरे पास नोड है। ये जो करंट आ रहा है फर्ज करें इसको मैंने कह दिया IA, और इस तरफ जो करंट जा रहा है इसको मैंने कह दिया IB, और इस करंट को मैंने कह दिया IC। तो नोड पे आने वाला करंट कौन सा है मेरे पास IA, जो कि बराबर होगा नोड से जाने वाले करंट कौन से हैं IB और IC। तो IB प्लस IC, दैट्स इट। ये हम आपसे कहना चाह रहे हैं। तो ये किरचॉफ का फर्स्ट रूल मैं आपको समझा रहा था। मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर ये एक नोड है तो उस नोड पे आने वाला करंट और उस नोड से जाने वाला करंट हमेशा आपस में इक्वल होता है। तो मैंने कहा नोड पे करंट आने वाला एरो देखें, एरो आने वाला करंट कौन सा है IA, तो मैंने लिखा IA, और नोड से जाने वाला एरो देखें तो IB IC, तो IB प्लस IC। तो सम ऑफ करंट जीरो का मतलब है इस IB IC को दोनों को उठा के इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं IA माइनस IB माइनस IC, तो यहां से इसके बराबर आ जाएगा जीरो के बराबर आ जाएगा। ये मतलब है अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एट अ नोड इज जीरो, ठीक है। जिसको हमने मजीद एक्सप्लेन करने के लिए इस तरीके से लिख दिया कि किसी नोड पे आने वाला करंट और जाने वाले करंट का सम इक्वल होता है। फिर हम एक मिसाल और ले सकते हैं। मिसाल इस तरीके से ले सकते हैं कि फर्ज करें कि हमने एक नोड बनाया, ठीक है। इस तरफ जो करंट आ रहा है वो अगर मेरे पास है I1, इस तरफ एक करंट है वो है I2, इस तरफ एक करंट है वो है I3, इस तरफ एक करंट है वो मेरे पास है I4, और इस तरफ एक करंट है जो क्या है मेरे पास I5। तो आपने देखना है कि आ कौन रहा है और जा कौन रहा है। तो इज इक्वल टू हम लगा लेते हैं। सबसे पहले तो नोड पे आने वाला करंट देखें, आने वाला I1 राइट प्लस, और नोड की तरफ कौन आ रहा है I5, वो भी नोड की तरफ आ रहा है तो प्लस I5, और नोड की तरफ कौन आ रहा है तो आप देखें एरो से I3, तो प्लस I3। ये तीनों नोड की तरफ आ रहे हैं। तो नोड से जा कौन रहा है आप देखें एरो आउटवर्ड हो रहा है तो I2, और कौन नोड से आउटवर्ड हो रहा है I4, तो प्लस I4। ये है हमारे पास सिंपल सी बात जिसको हम किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ कहते हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एट ए नोड इज जीरो। तो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग जो कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है, और इसको मजीद आप कैसे लिख सकते हैं कि I1 प्लस I5 प्लस I3 माइनस I2 माइनस I4 इज इक्वल टू जीरो। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इधर वाले को आप यानी I2 प्लस I4 को आप पॉजिटिव रखें, इन सब को उठा के इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं। तो माइनस का I1 माइनस का I5 माइनस का I3, ये सब भी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो बजाय जीरो इक्वेशन इधर लिखने के इधर लिख दीजिए। सो इट डजंट मैटर। आपको एग्जाम में MCQ के अंदर अगर ये दिया हो तब भी आप उसको अब जज कर सकते हैं। अब आपकी समझ में आ गया है कि ये क्वेश्चन करेक्ट है और ये क्वेश्चन भी करेक्ट है, ठीक है। तो अगर जिस तरीके से आने वाला करंट और जाने वाले करंट का जो सम है वापस में इक्वल है, तो देखिए आने वाले अगर पॉजिटिव है तो जाने वाले नेगेटिव कर दिए तो जीरो हो गया, या जाने वाले को पॉजिटिव कर दिया तो आने वाले नेगेटिव कर दिया तो फिर भी जीरो होगा। सो दिस इज नोन एज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है हमारे पास वो हमसे क्या कहता है, वो हमसे ये कहता है कि जो अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप is 0।
किसी क्लोज लूप में अलजेब्रिक सम जो है वो 0 होते हैं। ये क्या बात है, ये एक्चुअली कल हमने दूसरे अल्फाजों में इसके ऊपर बात की थी, और वो ये बात की थी कि अगर मैंने आपको याद है, मैंने आपसे कहा था कि दो रेजिस्टेंस मैंने लगाए हुए थे, एक R1 और एक मैंने R2, और इनको मैंने वोल्टेजेस अप्लाई किए हुए हैं। फर्स्ट कर लीजिए मैंने 10 वोल्ट अप्लाई किए हैं, तो 10 में से फर्स्ट करेंगे, अगर 7 वोल्ट यहां पर है तो 3 वोल्ट यहां पर है। इसका मतलब है कि ये जो 10 है, दिस इज इक्वल टू 7 प्लस 3, ये हम आपसे कहना चाह रहे हैं। तो अगर हम इसको इस तरफ ले आए तो 10 माइनस 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम कहते हैं, दिस इज नोन एज अ किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक है, किरचॉफ सेकंड लॉ। क्योंकि बातें हमने पढ़ ली थी, इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं ये लॉ भी आपको बता दूं। हमारे सिंध बोर्ड में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन फेडरल बोर्ड की किताबों में ये मौजूद है ये लॉ, और बड़े सिंपल से लॉ है, मेरा ख्याल है पढ़ लेने में कोई हर चीज को नहीं। तो इसलिए मैंने आज आपको बता दिया, ये बात हमने पढ़ी हुई थी। ठीक है, तो दिस इज नॉन एज द किरचॉफ सेकंड लॉ। आसान किस्म की बात है, राइट। पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये कि रेजिस्टर में व्हाई वी स्टडी द पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर। द क्वेश्चन इज, आप कह सकते हो कि पंखा जो है वो रेजिस्टर नहीं है, बल्ब जो है वो रेजिस्टर नहीं है, बट व्हाई डू वी स्टडी द पावर डिसिपेशन स्पेसिफिकली फॉर द रेजिस्टर। इस सवाल का जवाब यह है, फॉर द करंट everything that is connected is treated as a resistor। करंट को नहीं मालूम जनाबे अली, ये आप लोग जीनियस हैं, आप लोग इंटेलिजेंट हैं, आपको पता है कि ये पंखा है, ये बल्ब है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा लैपटॉप, ये मेरा टीवी है, मेरा फ्रिज है, मेरा एसी है। करंट को नहीं मालूम। करंट अपने रास्ते में आने वाली हर डिवाइस को, हर कनेक्टेड चीज को क्या समझता है, एक रेजिस्टर समझता है। उसको नहीं मालूम मोबाइल है, वो मोबाइल को रेजिस्टर के तौर पर ट्रीट करता है। उसे नहीं मालूम पंखा है, वो पंखे को रेजिस्टर के तौर पर ट्रीट करता है। उसे नहीं मालूम आपका घर है। तो जो के वाले, जो कि आजकल हमें बहुत तंग भी कर रहे हैं, जब वो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो आपके घर को एक रेजिस्टर समझते हैं। इसलिए जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसकी जबान में जो हमारा घर होता है उसको हम कहते हैं लोड। तो ये जो हमने पावर डिसिपेशन रेजिस्टर लिखा है, इस रेजिस्टर को जब हम लोग अपनी अभी जो थोड़ी देर में मैं डायग्राम बनाऊंगा तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसको लोड भी कह रहे होते हैं। तो हमारा घर का लोड कितना है, तो हमारा घर एक रेजिस्टर के तौर पर एक्ट कर रहा है। ओके, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब पावर डिसिपेशन रेजिस्टर का मतलब ये हुआ कि ये एक रेजिस्टर है मेरे पास, और मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है जनाबे अली एक वोल्टेजेस से, एक सोर्स से जिसके पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेजेस भी हैं, जबकि जो गुजरने वाला करंट है इसमें से वो कितना है, आई है मेरे पास। तो पावर हमारे पास, इलेक्ट्रिकल पावर की मैं बात कर रहा हूं, बट द कांसेप्ट रिमेंस द सेम। पावर हमारे पास वही फॉर्मूला रहेगा कि वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम इज कॉल्ड पावर। एक बात तो मैं यहां पर और क्लियर कर दूं, पावर में द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द वर्क, ठीक है, द क्वेश्चन इज अबाउट द टाइम। हाउ मच टाइम टेकन बाय स्पेसिफिक डिवाइस टू परफॉर्म सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी और टू कंज्यूम सेम अमाउंट ऑफ वर्क। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आपको मैं एक मिसाल दूं कि हमारे घर में पानी की 2 मोटर लगी हुई है, ठीक है, और वो क्या कर रही है, ऊपर एक ओवरहेड टैंक है, उसको फिल करने के लिए लगाई है। जब आप मोटर ए को ऑन करते हैं तो वो 1 घंटे में ऊपर टैंक को भरता है, ओवरहेड टैंक को। अच्छा, जब आप मोटर बी को ऑन करते हैं तो वो ओवरहेड टैंक को जो है ना वो 20 मिनट में भर देता है। एक टैंक जो है वो 60 मिनट यानी 1 घंटे में भर रहा है। एक मोटर जो है वो 60 मिनट 1 घंटे में ओवरहेड टैंक को भर रही है, जबकि जो मोटर है वो हमारे पास 20 मिनट में ओवरहेड टैंक को भर रही है। मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि मोटर ए और मोटर बी में से कौन ज्यादा वर्क कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, कौन ज्यादा वर्क कर रहा है? अगर आप बोलेंगे ए, द आंसर इज रॉन्ग। अगर आप बोलेंगे बी, द आंसर इज रॉन्ग। दोनों इक्वल वर्क कर रहे हैं, दोनों तो टैंक भर रहे हैं ना। मोटर ए बोलेगी भाई मैंने भी तो उतना ही काम किया, पूरा टैंक भर के दिखाया। मोटर बी बोलेगी मैंने भी उतना ही काम किया, टैंक भर के दिखाया, लेकिन मोटर ए ने देर से भरा। द क्वेश्चन इज अबाउट द टाइम। मोटर बी ने ओवरहेड टैंक को जल्दी भरा। द क्वेश्चन इज अबाउट द टाइम। तो मोटर ए और मोटर बी दोनों ने जो वर्क किया वो सेम है, लेकिन मोटर ए की पावर कम है, मोटर बी की पावर ज्यादा है, क्योंकि मोटर बी ने कम टाइम लिया तो पावर ज्यादा है। सो पावर में द रियल क्वेश्चन इज अबाउट इन हाउ मच टाइम यू आर कंज्यूमिंग ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वर्क। किसी वर्क को यानी किसी एनर्जी को आप कितनी देर में खर्च कर रहे हो। किसी वर्क को आप जितना जल्दी खर्च करोगे, उतनी पावर ज्यादा। किसी वर्क को जितनी देर से खर्च करोगे उतनी पावर कम होगी, राइट। एक तो ये कॉन्सेप्ट है।
दूसरे हमारे पास पावर जो है उसको हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज W अपॉन T। डेरिवेशन जब हम करते हैं, अच्छा यहां याद रखिएगा वर्क का यूनिट हमारे पास जूल होता है और टाइम का यूनिट हमारे पास सेकंड होता है, तो जूल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, वॉट कहते हैं, और इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। एक बात तो अब याद रखिएगा। दूसरा, जब हम इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं, जो कि हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट का हिस्सा नहीं है डेरिवेशन, तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो पावर है हमारे पास वो किसके बराबर है, VI। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिकल पावर, राइट। ये इलेक्ट्रिकल पावर फॉर्मूला, इसमें V क्या है, वो वोल्टेजेस जो हमने अप्लाई किए हैं, इसमें I क्या है, वो करंट जो कि सर्किट में से फ्लो कर रहा है। ओके, तो कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितने वोल्टेजेस हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें इस रेजिस्टर में डेसिपेट होने वाली, इस रेजिस्टर में कंज्यूम होने वाली टोटल पावर मालूम हो जाएगी। मेरे लफ्ज गौर से सुनिएगा। तो दिस फार्मूला, ये जो फार्मूला है, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है टोटल पावर कंज्यूम। ये हमें टोटल पावर कंज्यूम बताता है कि कितनी पावर ये R जो है वो कंज्यूम करेगा। अच्छा, यहां पर मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से एक बात समझाता जाऊं, वो ये है कि पावर में मैं जिस चीज के साथ डील कर रहा हूं और जिस करंट के साथ डील कर रहा हूं, वो करंट है मेरे पास डायरेक्ट करंट, DC। कौन सा करंट है, DC करंट है, ये याद रखिएगा। हियर I इज डायरेक्ट करंट। तो नोट कर लीजिएगा एक बात, नोट करके, फॉर AC अल्टरनेटिंग करंट के लिए जो पावर का फॉर्मूला होता है वो VI के साथ cos थीटा भी लिखते हैं, आमतौर पर इसको cos फाई लिख देते हैं हम लोग। क्या लिख देते हैं, cos फाई। और ये जो cos फाई है हमारे पास, cos फाई, ये हमारे पास कहलाता है पावर फैक्टर। क्या कहलाता है, पावर फैक्टर। तो यहां पर अगर मैंने cos फाई नहीं लिखा और मैं लिखना चाहूं, तो मुझे, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट करो मैं cos फाई लिख रहा हूं, तो यहां पर तो मुझे नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है, आप जैसे कि आप जानते हैं, ये बात आप जानते हैं कि cos 0 डिग्री पर कितना होता है, 1 होता है, तो एक्चुअली वो 1 हो गया। इसका मतलब है कि DC डायरेक्ट करंट के लिए, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा, डायरेक्ट करंट के लिए यहां पर हमारे पास पावर फैक्टर कितना है, 1। अगर आपसे कोई पूछे कि डायरेक्ट करंट के लिए पावर फैक्टर, ये जो फॉर्मूला है P/VI, ये किसके लिए, नंबर एक बात, डायरेक्ट करंट के लिए, इसमें पावर फैक्टर कितना होता है, DC में डायरेक्ट करंट में 1 होता है हमारे पास। AC के अंदर हम cos फाई लगा देते हैं और cos फाई को हम पावर फैक्टर कहते हैं, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है जो चीजें कनेक्टेड हैं उनके फेज एंगल के ऊपर। इसकी डिटेल में फिलहाल मैं नहीं जाऊंगा, राइट। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। मेरा ख्याल है cos 0 मैंने यहां के लिए बता दिया, इसको मैं इधर ऐसे करके लिख देता हूं कि cos 0 डिग्री किसके बराबर है, मेरे पास 1 के बराबर। अच्छा जी, फिर हम क्या करते हैं, हम इस पावर के फॉर्मूले को चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पे V की जगह मैं ओम्स लॉ रख दूं, तो V किसके बराबर है, IR। तो अगर मैं इस तरीके से करता हूं, तो अब मेरे पास पावर हो जाएगी IR मल्टीप्लाई बाय I, ठीक है। V की जगह मैंने ओम्स लॉ रख दिया, तो अब मेरे पास हो जाएगा I²R। इसी तरीके से अगर मैं V को V रहने दूं और I की जगह पे V डिवाइडेड बाय R रखता हूं, तो पावर का फॉर्मूला हो जाता है V²/R। यहां पर आप बहुत अच्छी तरीके से नोट रखिएगा कि ये जो पावर के दो फॉर्मूले हैं, I²R एंड V²/R और VI, इनमें फर्क है। इनमें जो फर्क है वो नोट कर लें। यहां मैंने लिख दिया दिस इज अ टोटल पावर कंज्यूम, जो टोटल पावर है ये वो बता रहा है, जबकि ये जो फॉर्मूले हैं हमारे पास I²R और V²R, ये हमें बता रहे हैं डेसिपेटेड पावर कह लो, as heat in resistive load। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये एक रेजिस्टर, फर्स्ट कर लो, ये रेजिस्टर जो है ना, ये एक बल्ब है, ओके। ये जो बल्ब है, ये आपको, मैं इसको बना देता हूं, ये बल्ब आपको रोशनी दे रहा है, लेकिन इस बल्ब के करीब हाथ लेके जाए, वो पीले रंग की रोशनी देने वाला बल्ब का टच नहीं करना, हाथ लेके जाए, तो आपको उसमें से हीट एनर्जी निकलती हुई महसूस होगी। बेकरी वाले आपने देखा होगा, वो पीले रंग की रोशनी देने वाला बल्ब लगाते हैं, क्यों लगाते हैं,
ताकि वो जो उन्होंने आइटम रखे हुए हैं उनमें नमी ना आ जाए। लेकिन महाराज कहने का मतलब बल्ब का पर्पस हीट देना नहीं है, बल्ब का पर्पस जो है वो बेसिकली लाइट देना है। तो लाइट और हीट मिलाकर टोटल पावर कितनी कंज्यूम हो रही है वो ये बताएगा। लेकिन ये बल्ब कितनी एनर्जी, आपकी बैटरी की कितनी एनर्जी, कितनी पावर को एज ए हीट खर्च कर रहा है, एज ए हीट डेसिपेट कर रहा है। डेसिपेट का मतलब ये होता है दैट कैन नॉट बी रिवर्स, वापस नहीं हो सकता, इसलिए हम खर्च की लगे। डेसिपेट का मतलब है खर्च करने में इस्तेमाल होता है, खर्च हो गया। तो ये बल्ब हमारी एनर्जी, हमारी पावर में से कितनी पावर को हीट के तौर पे जाया कर रहा है, आई स्क्वायर आर। एक बिजली की तार, उसमें से करंट गुजर रहा है, तो करंट गुजरते गुजरते बिजली की तार में जाया भी होता है। फिर एनवायरमेंट का टेम्परेचर, जैसे कराची का टेम्परेचर आजकल बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा टेम्परेचर की वजह से तारें गर्म होती हैं, और हमने पढ़ा इस चैप्टर में कि टेम्परेचर ज्यादा होने से तार की जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होती है, और रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो क्या होगा, पावर लॉस होगी जाते हुए, जिसको इलेक्ट्रिसिटी वाले अपनी जबान में कहते हैं लाइन लॉसेस। लाइन यानी वो लाइन, बिजली की तारों को वो लाइन कहते हैं। लाइन लॉसेस, बिजली जाते हुए जो जाया हो रही होती है बिकॉज ऑफ दी हीट, बिकॉज ऑफ दी टेम्परेचर। तो वो लाइन लॉसेस आप आई स्क्वायर आर से कैलकुलेट करोगे कि कितनी रेजिस्टेंस चेंज होने की वजह से कितने करंट का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। सो टू कैलकुलेट द टोटल पावर वी ऑलवेज यूज वी आई, बट कितनी पावर हमारी जाया हो गई एज ए हीट, आई स्क्वायर आर जो वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इन दोनों फॉर्मूले में और इसमें फर्क है। ओके, एक चीज है हमारे पास जिसको हम कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, वो यूनिट है हमारे पास KWH, KWH, जिसको हम कहते हैं किलो वॉट आवर। ठीक है, और ये जो KWH है ये बिजली की जबान में एक यूनिट होता है, 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 KWH के। तो 1 यूनिट जो कि 1 किलो वॉट आवर होता है, ये 3.6 10⁻�6 जूल्स के बराबर होता है। 3.6 10⁻�6 जूल के, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं 36.5 जूल्स के बराबर होता है। तो ये जरा एक बात भी याद रखने वाली है, आसान सी बात है, ऑलरेडी इंटर के बच्चों को इसके बारे में मालूम होता ही है। तो बस एक बात है, किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर बिजली का एक यूनिट होता है। ओके, और वो 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल के बराबर होता है। तो अगर हम आपसे पूछें कि किलोवाट आवर किसका यूनिट है, किलोवाट आवर, तो किलोवाट आवर का जवाब क्या आ रहा है, जूल आ रहा है। तो आप हमें क्या बोलेंगे कि KWH इज ए यूनिट ऑफ क्या है, एनर्जी, नॉट पावर। ओके, इसका यूनिट है हमारे पास, एनर्जी का यूनिट है KWH। EMF जिस तरह के इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये क्या चीज होती है ये हम समझ लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक रेजिस्टर है जिसको हम R भी कह रहे हैं या जिसको हम लोड भी कह रहे हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी। और इस रेजिस्टर को जनाबे आली मैंने तारों के जरिए कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ। ओके, ये बैटरी का हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का हमारे पास कौन सा है, नेगेटिव टर्मिनल है, और ये रही मेरे पास पूरी। अब हो ये रहा है कि ये जो बैटरी है मेरे पास, इस बैटरी से जो करंट जा रहा है उसको मैं कह रहा हूं आई, राइट। ईएमएफ हम बेसिकली किसको कहते हैं, ईएमएफ हम इस चीज को कहते हैं कि यहां से जो करंट जा रहा है और इस लोड में से गुजर रहा है, इस लोड में से गुजर रहा है, तो वो जो करंट है, वो जो चार्जेस हैं, दैट हैज एनर्जी, उनके पास एनर्जी है। वो एनर्जी किस में खर्च करेंगे, इस लोड में खर्च करेंगे। अगर ये बल्ब है तो बल्ब में रोशनी और हीट की सूरत में खर्च करेंगे। क्या ये जो चार्जेस हैं, ये करंट है, वो अपनी एनर्जी खर्च करेंगे। उसके बाद उनकी एनर्जी हो जाएगी कम। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जब वो वापस बैटरी में आए तो उनकी एनर्जी हो जाए ज्यादा। ये मेरी बात समझ में आ रही है। इस काम के लिए हमने कहा था कि जब हम करंट को फ्लो करवाना होता है तो हम बेसिकली जिस चीज को डेवलप करते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। याद होगी आपको ये बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली करंट को फ्लो कराती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये जो करंट है ना, इसका स्टेडी फ्लो, स्टेडी का मतलब है यूनिफॉर्म फ्लो मेंटेन करती है किसमें, लोड में। ये बड़ी अच्छी तरीके से सुनिएगा, क्योंकि जब चार्जेस इसमें से गुजरेंगे, मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग है, बड़ी एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें क्या है कि दोनों तरफ सीढ़ी है, इधर भी उसमें स्टेयर्स हैं हमारे पास और इधर भी स्टेयर्स है हमारे पास।
और हमने क्या किया हुआ है कि ये ग्राउंड लेवल है हमारे पास। तो यहां से कुछ मजदूरों को हमने कहा कि तुम ऊपर जाओ, यहां सामान रखो और यहां से तुम लोग क्या करोगे, वापिस आ जाओ। अब ये जब सामान यहां रख के यहां से वापस आएंगे तो इनकी एनर्जी हो जाएगी कम। उसके बाद ये दोबारा से यहां पर चलते हुए आएंगे और यहां से दोबारा सामान उठाएंगे और सामान लेकर ऊपर जाएंगे। तो ये जो जब यहां से वापस आएंगे तो अब हमें यहां पर उनकी एनर्जी को मेंटेन करना है, वरना ये क्या करेंगे, ये यहां से उस उतनी एनर्जी के साथ दोबारा उस सामान को उठाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस ग्राउंड लेवल के ऊपर हमें कोई चीज को खिलानी है, कुछ पिलाना है, ताकि उनकी एनर्जी क्या रहे, मेंटेन रहे। तो करंट के स्टेडी फ्लो को मेंटेन करने के लिए जो बैटरी की स्ट्रेंथ होती है उसको हम कहते हैं ईएमएफ। ये सारे सुनते जाओ बात। पहली मैंने क्या बात की, टू मेंटेन स्टेडी फ्लो ऑफ करंट, the strength of battery is EMF। तो EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो फोर्स है जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इस तरह मेंटेन करती है कि करंट का स्टेडी फ्लो रहता है। अब जब करंट यहां पे एनर्जी खर्च करके वापस बैटरी में आया तो मैंने कहा कि यहां पर हमें कोई तरीका होना चाहिए कि हम दोबारा से उनको एनर्जी दें। अब ये जो बंदे चलते हुए आ रहे हैं ये कौन है, ये हैं चार्जेस, कूलम है ये, इनका नाम है मिस्टर कूलम। तो मिस्टर कूलम की एनर्जी हो चुकी है कम, हमने मिस्टर कूलम को एनर्जी कुछ देनी है ताकि उसकी एनर्जी ज्यादा हो। तो बैटरी क्या करेगी, बैटरी वर्क डन पर यूनिट चार्ज करेगी। मेरी बात समझ आ रही है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जिसको हम कह रहे हैं EMF। ये अनदर डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। तो बैटरी क्या करेगी, वो करंट जो कि अपनी एनर्जी खर्च करके वापस बैटरी में आ रहा है, क्या करने के लिए, बैटरी से एनर्जी लेने के लिए, ताकि वो दोबारा जाए और लोड में उस एनर्जी को देकर आए। तो बैटरी उन आने वाले करंट यानी उन आने वाले चार्जेस पे वर्क डन पर यूनिट कूलम ऑफ चार्ज, कितना वर्क करेगी पर कूलम ऑफ चार्ज, उनको एनर्जी देगी, उसको भी हम कहते हैं ईएमएफ। दिस इज द सेकंड डेफिनेशन। अगली डेफिनेशन हमारे पास क्या हुई, दिस इज बेसिकली ईएमएफ को हम कहेंगे इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज ऑन दी वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय बैटरी। तो वो जो बैटरी वर्क डन पर यूनिट चार्ज कर रही है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास कहलाएगा ईएमएफ। और चूंकि आप देख सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही हम वोल्टेजेस कहते हैं, यानी हमें ये बात भी पता है कि जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है उसको हम वोल्टेजेस यानी पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसी वजह से ईएमएफ का भी जो यूनिट है वो क्या है, वो भी हमारे पास वोल्ट है। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई। अब एक चीज और है, बात ये है कि ये जो है ये क्या यहीं पे एनर्जी खर्च कर रहा है या कहीं और भी एनर्जी खर्च कर रहा है। इसका जवाब ये है कि ये जो बैटरी है, आइडियली बैटरी की रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए थी, 0, बट अनफॉर्चुनेटली बैटरी की रेजिस्टेंस 0 नहीं है। मतलब मैं अगर बोल रहा हूं तो आप लोग सुन रहे हो, मेरी एनर्जी आप पे खर्च होनी चाहिए, मेरी एनर्जी अपने पे खर्च नहीं होनी चाहिए, राइट, जो मैं बोल रहा हूं। लेकिन आपको पता है कि जो मैं बोल रहा हूं वो मैं सुन भी रहा हूं, तो पार्ट ऑफ द एनर्जी वो मैं भी कंज्यूम कर रहा हूं। तो बैटरी की रेजिस्टेंस जो है इनफैक्ट 0 होनी चाहिए थी, वो 0 नहीं होती। अच्छा, अगर बैटरी की रेजिस्टेंस 0 नहीं है तो इसका मतलब है कि ये जो करंट फ्लो करके वापस आ रहा है, जिस तरह ये चार्जेस वापस आ रहे हैं, अगर यहां पर कुछ हर्डल्स हैं, कुछ रुकावटें हैं, तो ये रुकावटें भी बेसिकली इनके फ्लो में, इनके वापस जाने में कुछ एनर्जी खर्च करवा देंगी। तो बैटरी की भी एक रेजिस्टेंस होती है और बैटरी की जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, बेशक बहुत कम होती है लेकिन होती तो है ना। उसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इस स्मॉल आर को हम लोग बेसिकली कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंतहाई कम होती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो दिस इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस, किसकी, बैटरी की, हमारे पास। अब अगर हम किरचॉफ्स का ही लॉ अप्लाई कर दें तो मैं ये कह रहा था कि जो बैटरी की स्ट्रेंथ है टोटल ईएमएफ, वो 2 हिस्सों में तकसीम हो रही है। देखें किसमें, बैटरी की ईएमएफ यहां पर भी वोल्टेज ड्रॉप करवा रही है और यहां पे भी करवा रही है।
यहां पे जो करवा रहे हैं उसको हम आई आर, और जो यहां पे करवा रहे हैं उसको हम आई स्मॉल आर लिखेंगे। याद है ना, किसी लूप में जो टोटल जो वोल्टेजेस का सम है वो इक्वल होता है, वो जीरो होता है, राइट। तो जो बैटरी के ईएमएफ हैं वो कहां कहां खर्च हो रहे हैं, एक्सटर्नल लोड पे भी और इंटरनल रेजिस्टेंस पे भी। ये होगी मेरे पास। तो ई को हम इस आई आर को हम बी लिखते हैं और प्लस आई आर कर देते हैं। तो यहां से जब हम बी कैलकुलेट करते हैं तो आई आर पॉजिटिव है, यहां के क्या हो जाएगा माइनस, सो ई माइनस आई आर, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है। इस फॉर्मूले में ये आई आर जिसको मैंने वी लिखा है, इस वी को हम बेसिकली कहते हैं टर्मिनल वोल्टेजेस। दिस इज नॉन एज टर्मिनल वोल्टेजेस। मतलब क्या है कि बैटरी की ईएमएफ लोड में से करंट आई को स्टेडली फ्लो कराने के लिए, यूनिफॉर्मली फ्लो कराने के लिए यहां पर इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस एक वोल्टेजेस डेवलप करती है, यहां पे और यहां पे। इन वोल्टेजेस को हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टेजेस। और ये टर्मिनल वोल्टेजेस, जाहिर सी बात है, ये टर्मिनल वोल्टेजेस बैटरी की स्ट्रेंथ में से आई आर, यानी बैटरी कुछ अपने पे खर्च कर रही है, तो बैटरी की सारी स्ट्रेंथ वोल्टेजेस नहीं होते। लेकिन अगर हम इफ इंटरनल रेजिस्टेंस को जीरो मान लें, तो ये अगर जीरो हो गया, जीरो मल्टीप्लाई बाय आई जीरो, तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट वी किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तब हम वोल्टेजेस यानी पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ को सेम कह सकते हैं। तो अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सेल है, उस सेल को मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ, जैसे घड़ी में हम सेल डालते हैं ना, ठीक है, या रिमोट कंट्रोल के अंदर सेल डालते हैं, उस सेल को मैंने रिमोट कंट्रोल में अभी इंसर्ट नहीं किया, तो उस सेल के जो भी वोल्टेजेस हैं उसको वोल्टेजेस कहो या ईएमएफ को, वो एक ही बात है, बिकॉज कि इट इज नॉट कनेक्टेड। तो V इज इक्वल टू ई आम तौर पे नॉट कनेक्टेड बैटरी के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। When the battery is not connected, V and E are the same। और इसको हम आप कह सकते हैं कि कनेक्टेड बैटरी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। When the battery is connected, then the voltage is something else and EMF is something else। EMF is the higher potential और जो वोल्टेजेस है वो कम पोटेंशियल। इसका मतलब है कि बैटरी में से कितना करंट फ्लो करेगा वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो कंट्रोल कर रहा है ये इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी बैटरी कितना अपने पे खर्च कर लेगी। तो याद रखिएगा आर जो है यानी इंटरनल रेजिस्टेंस कंट्रोल करता है, कंट्रोल द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट टू सर्किट। ये पूरी चीज क्या है? सर्किट है। तो इस सर्किट में से कितना करंट फ्लो करेगा, बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस उसको गवर्न करती है, बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस उसको कंट्रोल करती है। इसका मतलब है कि अगर हमको बैटरी बना रहे हैं देन द इंटरनल रेजिस्टेंस को बहुत ही तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू ही बताएगी कि कितना करंट हमारे सर्किट में से गुजर सकता है। अच्छी तरीके से नोट रखना, आर क्या कर रहा है, कितना करंट सर्किट से गुजरेगा वो बता रहा है आपको। वी और ई अगर इक्वल, इसका मतलब बैटरी कनेक्ट नहीं की हुई, बैटरी को कनेक्ट नहीं किया हुआ तो वोल्टेजेस और ईएमएफ एक ही चीज के दो नाम है। लेकिन अगर कनेक्ट किया हुआ है तो ईएमएफ हायर पोटेंशियल होगा और पोटेंशियल डिफरेंस लोअर पोटेंशियल होगा। कितना कम होगा? ये कम होगा। तो आई आर को हम, आई आर चूंकि जाया हो रहे हैं ना, तो हम याद रखिएगा इस आई आर को यहां पे मैं लिख देता हूं। आई आर को आमतौर पे लॉस्ट वोल्टेजेस भी कहते हैं। ये बात समझ में आ रही है कि ये वो वोल्टेजेस हैं आई आर जो बैटरी में जाया हो गए ना। हमें तो बैटरी के हमें तो चाहिए रेजिस्टेंस ना होती, सारे के सारा में लोड में मिलता, लेकिन बाहर जो बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस में जाया हो रहा है वो लॉस वोल्टेज। सो दिस इज द आई आर, दिस आई आर इज योर लॉस वोल्टेज। स्मॉल आर कंट्रोल करेगा कितना सर्किट में से करंट फ्लो करेगा, राइट। मेरा ख्याल है कि सारी बातें समझ में आ रही होंगी, यहां तो कोई इशू नहीं है। एक बात और, ये क्या है? ये कनेक्टेड बैटरी का मतलब ये कनेक्टेड बैटरी टू लोड, या हमने बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है किसी लोड के साथ। लेकिन मोबाइल में आपने देखा होगा हम बैटरी को चार्ज भी तो करते हैं। सो व्हाट अबाउट व्हेन वी आर चार्जिंग अ बैटरी? याद रखिएगा व्हेन वी आर चार्जिंग अ बैटरी तो ये माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी हम लोग चार्जिंग बैटरी की बात करें, यहां से बैटरी को चार्ज करने की बात करें, तो याद रखना V is equal to E plus IR। प्लस, this plus is charging a battery, this minus is
वी आर कनेक्टेड बैटरी विद द लोड, राइट। यहां जाकर हमारे पास ये ईएमएफ वाली बात कंप्लीट हो जाती है। नाउ ईएमएफ के सोर्सेस कौन से, ये भी बड़ी अहम बात है। सोर्सेस ऑफ ईएमएफ, याद रखिएगा, पहला सोर्स तो जिसको हम कहते हैं बैटरी। अच्छा, बैटरी क्या होती है? बैटरी हमारे पास होती है, दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। आपने देखा होगा यूपीएस की या कार की बैटरी देखी होगी या मोटरसाइकिल की बैटरी देखी होगी, तो उस पर कैप लगे होते हैं, जिसमें जब वो बैटरी के अंदर जो एसिड होता है ना वो कम हो जाता है तो ऊपर से हम डिजिटल वाटर उसके अंदर डाल देते हैं। तो कैप, कितने कैप लगे होते हैं? 6 कैप लगे होते हैं। इसका मतलब है कि वो कितने सेल है? 6 सेल है। हर सेल के वोल्टेज कितने? 2, तो 6 है, तो 12 वोल्ट की बैटरी होती है। तो आप अपनी कार की बैटरी, अपने घर में जो यूपीएस है उसकी बैटरी या मोटरसाइकिल की बैटरी को देखिएगा, यू विल फाइंड 6 कैप। 6 कैप का मतलब ये कि देयर आर 6 cells joined together and form a battery. Each cell has a potential difference of 2 volt, so the overall EMF or the voltages of the battery is 12 volt. Okay, तो एक सोर्स तो हमारे पास बैटरी है। दूसरा हमारे पास जो सोर्स है वो हमारे पास है जनरेटर। हमारे घरों में जनरेटर होता है ना, वो भी इसका सोर्स है। तीसरा हमारे पास जो सोर्स है वो है सोलर सेल। आप देखो सोलर प्लेट है, वो भी ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। चौथा हमारे पास जो सोर्स है वो है हमारे पास कहलाता है थर्मोकपल। अच्छा, थर्मोकपल क्या है? बेसिकली दो मुख्तलिफ मेटल्स को आपस में हम, ये मैंने क्या किया, ये मैंने दो मुख्तलिफ मेटल का लूप बनाया। तो लूप ऑफ 2 डिफरेंट मेटल्स, ठीक है, 2 डिफरेंट मेटल का लूप बनाया। इसको एक तरफ से अगर आप हीट प्रोवाइड करो तो इसमें से जो चीज फ्लो करती है वो होता है करंट, आई। दिस इज कॉल्ड थर्मोकपल। पर इसका नाम भी अगर आपको याद रहे तो ये भी बहुत है। हमारा दिल, यस, हमारा दिल, ये भी ईएमएफ का सोर्स है। वोल्टेजेस जो है यानी ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी वजह से हमारे जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो करता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। और जब वो वेंट्रिकुलर जो हार्ट अटैक होता है हमारे पास, उसमें आपने देखा होगा वो एक 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो बॉडी पे लगाते हैं और बिजली का एक झटका देते हैं, ताकि वो जो एबनॉर्मल कंडक्टिविटी हो रही होती है ना हमारे दिल में, उसको दुरुस्त करने के लिए। तकरीबन 20 एम्पेयर होते हैं वो जो पास करते हैं हमारे दिल में से। तो हमारा दिल भी एक ईएमएफ का सोर्स है, ठीक है। इसको देख लीजिए, इसमें कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं। यहां पर मैं एक चीज आपको और बता देना चाहता हूं, 2 चीजों में फर्क। एक होता है जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस, एक होता है जिसको हम कहते हैं इंपीडेंस। इंपीडेंस, ये इंपीडेंस का लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। क्या दोनों में फर्क है? रेजिस्टेंस का मतलब है कि दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर। एक रेजिस्टर या एक कंडक्टर की सिर्फ रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम इंपीडेंस का, इंपीडेंस क्या होती है? दिस इज नोन एज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। किसी सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस को हम इंपीडेंस कहते हैं। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि ये एक रेजिस्टर लगा हुआ है, ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये मेरे पास एक इंडक्टर लगा हुआ है, कॉइल जिसे कहते हैं। कॉइल को हम इंडक्टर एल से, कैपेसिटर को सी से और रेजिस्टर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब फोर्थ करें, इसमें से करंट गुजर रहा है तो करंट को पता है ये तो रेजिस्टर है, तो इसकी रेजिस्टेंस है। लेकिन ये तो कैपेसिटर है, लेकिन कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसे हम कहते हैं इंपीडेंस। तो इसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यहां पे लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या मतलब है? इसका मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, फिर जब करंट कॉइल में से गुजरा तो कॉइल भी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रही होती है भाई, उसको हम कहते हैं इंडक्टिव। कॉइल का जो दूसरा नाम है वो है इंडक्टेंस होता है ना, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है? दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल या इंडक्टर। तो आप इसकी रेजिस्टेंस, कैपेसिटर की रेजिस्टेंस और रेजिस्टर की रेजिस्टेंस तीनों को सम कर दे तो क्या कहलाएगा? इंपीडेंस। इसे कहते हैं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम लिखते हैं एक्स सी से। एक्स का मतलब है रिएक्टेंस, कैपेसिटिव सी। इसी तरीके से इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम लिखते हैं एक्स
L, L इज फॉर द इंडक्टेंस। तो हमारे पास जो इंपीडेंस है, इंपीडेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। तो जो Z हो जाएगा इंपीडेंस वो क्या हो जाएगा? R प्लस XC प्लस XL। मेरा ख्याल है अब बात ज्यादा क्लियर समझ में आ गई होगी। इंपीडेंस क्या होता है? किसी सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस का सम, रेजिस्टेंस प्लस जो चीजें रेजिस्टेंस थ्योरेटिकली नहीं देनी चाहिए बट दे आर ऑफरिंग रेजिस्टेंस, तो उनकी सबकी रेजिस्टेंस का सम हमारे पास कहलाता है इंपीडेंस। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंपीडेंस एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस specifically related to resistor, but impedance related to the sum of या overall resistance of a circuit. Okay? एक चीज आप और समझ लें, वो हमारे पास है, एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम पावर आउटपुट थ्योरम। मैक्सिमम पावर आउटपुट थ्योरम। मैक्सिमम पावर कब मिलेगी हमें? याद रखिएगा, फर्स्ट करें कि ये हमारे पास एक सोर्स है, सही है, और उसके साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है एक लोड, एक बल्ब कनेक्ट किया हुआ है। तो याद रखिएगा जब भी जो रेजिस्टेंस है, ये कहना चाहिए कि इंपीडेंस है, ठीक है, इंपीडेंस ऑफ सोर्स इज इक्वल टू द इंपीडेंस ऑफ लोड। ये हम कहते हैं जब भी सोर्स जहां से करंट आ रहा है और जिसको करंट जा रहा है लोड, सोर्स और लोड, आर जो है ये हमारे पास क्या है? लोड। तो जब भी सोर्स की इंपीडेंस और लोड की इंपीडेंस सेम होती है तो हमेशा आपको लोड पर मैक्सिमम पावर मिलती है। तो हाउ यू गेट मैक्सिमम पावर? कुछ भी करें, लोड की इंपीडेंस को मैच करवा दें, इक्वल करवा दें सोर्स के। ये बात याद रखिएगा, छोटी सी बात थी, मैंने कहीं बता। यहां जाकर ये हमारा खत्म हो गया। इसके बाद एक छोटी सी चीज और है जो मैं चाहता हूं कि मैं वो भी आपको बता दूं, और वो है सुपर कंडक्टिविटी। वो भी असल में करंट से ही रिलेटेड है। छोटी सी बात है, 2 मिनट आपको और दूंगा। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं सुपर कंडक्टिविटी। सबसे पहले तो आप एक बात नोट रखिए, और वो नोट ये रखिए कि जो हमारे पास एक्सीलेंट या हमें कहना चाहिए जो परफेक्ट मेटालिक कंडक्टर्स हैं, परफेक्ट मेटालिक कंडक्टर्स कौन से? मिसाल के तौर पे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। ये जो परफेक्ट मेटालिक कंडक्टर है, देयर रेजिस्टेंस is not zero at 0K। ये 0K क्या है? 0K का मतलब है एब्सोल्यूट जीरो, 0 केल्विन कह रहा हूं, केल्विन। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर, पहली बात अच्छी तरीके से अपने ध्यान में रखो, 0 केल्विन टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट जीरो पे, -273.16 डिग्री सेल्सियस पे या -460 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, तो 0K के ऊपर जो परफेक्ट मेटालिक कंडक्टर है हमारे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, उनकी रेजिस्टेंस 0 नहीं होती। बट वी हैव फाउंड सम अदर मटेरियल जो कि इतने अच्छे कंडक्टर नहीं है। लाइक हम ले लेते हैं मरकरी ले लेते हैं। तो हम एक साइंटिस्ट है किमरलिंग ऑनेस। किमरलिंग ऑनेस ने 1916 के अंदर डिस्कवर किया कि मरकरी एट 4K, 4 केल्विन के ऊपर मरकरी एट 4K पे ड्रॉप करती है इट्स रेजिस्टिविटी टू 0, यानी रेजिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो जाती है। अगर मैं ग्राफ बना के समझाना चाहूं तो ये मैं बता रहा हूं टेम्परेचर और ये मैं बता रहा हूं रेजिस्टिविटी। तो हुआ इस तरीके से कि ये जैसे जैसे टेम्परेचर कम कर रहा हूं, रेजिस्टिविटी कम हो रही है, और जैसे ही हम 4 केल्विन पे आए रेजिस्टेंस एकदम 0, खत्म रेजिस्टेंस। इसका मतलब यह है कि 4K से लेकर 0K तक, ठीक है, 4 केल्विन से 0 केल्विन तक, यहां पर आप एक दफा वोल्टेज देके करंट फ्लो करा दिया मरकरी में से, अगर मरकरी की बात करूं, तो इसके बाद सालों तक, यानी 10, 20, 25, 30 साल, जितने मर्जी सालों तक वो करंट उस लूप के अंदर फ्लो करता रहेगा। किसी वोल्टेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्लो करने वाले करंट को जो रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस को क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। तो ये जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी 0 हो गई,
इस टेम्परेचर को हम TC कहते हैं। TC हम कहते हैं, दिस इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर? जिस टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या हो जाती है? जीरो। तो रेजिस्टिविटी अगर जीरो हो जाए तो दैट टेम्परेचर TC 4K मरकरी के लिए। याद रखिएगा, मरकरी चूंकि सबसे पहला था तो ये याद होना चाहिए आपको। 4K पे क्रिटिकल टेम्परेचर है, रेजिस्टिविटी कितनी हो जाती है इसकी? जीरो हो जाती है। ओके, तो ये अब वो क्या बन गया? वो मरकरी क्या बन गया? 4K और उससे नीचे क्या बन गया? सुपर कंडक्टर बन गया। उसके बाद जाहिर सी बात है हमने ऐसे मटेरियल में दरियाफ्त कर लिए जो मटेरियल जो है वो हमारे पे 4K से ऊपर तक, यानी 4K तो बहुत ठंडा हो गया ना, इतना ठंडा कहां से करें। तो हमारे पास फर्ज कर लें 80K तक जो है वो हमने दरियाफ्त कर लिए मटेरियल, जो कि 80K के ऊपर क्या हो जाते हैं? सुपर कंडक्टिविटी देते हैं। So you got my point. What is superconductivity? Superconductivity is to draw the material, not the metallic conductor, but there are some other material. So the material which shows this characteristic, they are known as superconductor. So if a superconductor material like mercury is, if you reduce the temperature of the mercury to 4K, which is known as the critical temperature for the mercury, it suddenly drop its resistivity or resistance to zero, which means that now you require no source to flow the current, and you can maintain that current forever. Theoretically forever we can maintain that current. So this is known as superconductivity, and the material is called superconductor. But not all material are superconductor. Be careful, okay? So मैंने लिख दिया है कि perfect metallic conductor जो हम यूज करते हैं, they are not superconductor. They are not superconductor. So there behind the theory, leave this theory. MCAT मतलब MCAT कर रहा हूँ, एप्टीट्यूड टेस्ट के स्टूडेंट हो तुम लोग, तो मैं उस फिजिक्स में नहीं जाऊंगा। तो ये यहां तक जाकर मेरा जो ये चैप्टर है कंप्लीट हो गया। ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कह रहा है मिनिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग 5 रेजिस्टेंस ऑफ 1.4 ओम इज ईच इज। तो अगर हम 1/4 ओम की रेजिस्टेंस है तो हमारे पास मिनिमम क्या हो सकती है? तो इसके लिए आप याद करें, मैंने आपसे कहा था कि अगर आप रेजिस्टेंस के लिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आप पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो पैरेलल में आपका आंसर जो सबसे छोटा होता है उससे भी छोटा आएगा। तो इसका मतलब है अगर आप 1/4 जिसको कहना चाहिए 0.25 1/4, तो आपका आंसर 0.25 से भी कम हो। 5/4 ये 1 पॉइंट समथिंग है, ये नहीं हो सकता। 20 जो है ये भी नहीं हो सकता। ये दोनों आंसर नहीं हो सकते अगर मैं इसे पैरेलल में कनेक्ट कर दूं। और ये बनेगा मेरे पास अगर मैं 40 तो 0.8 कर करके आएगा। तो मेरे पास तो जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो तो आ रही है 0.2। तो इट शुड बी ऑप्शन डी 0.05 ओम। ये बात समझ में आ गई आप लोगों के? इफ यू कनेक्ट द 5 रेजिस्टेंस ऑफ 1.4 ओम ईच in parallel combination, then your answer will be less than the minimum value in your combination. So minimum value is 1/4, so 1/4 is 0.25. This 4/5 is 0.8, not 0.2. 0.2 से भी less होना चाहिए. This becomes 0.8. This is not the option. This is 1 point something, not the option. 20 cannot be option. It is 0.05, right? Which is less than 0.25. 0.25 and 0.05. तो 0.05 is less than 1/4. मेरा ख्याल क्लियर हो गई होगी आपको बात। 5 resistance have been connected as shown in the figure. The effective resistance between A and B, A और B के दरमियान effective resistance क्या होगी वो हमें बतानी है। तो ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से आपने सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो आप देखिए कि आपके पास जो 4 और 8 है ये दोनों आपस में पैरेलल में, राइट? इसी तरीके से आपके पास 3 और जो 6 है ये भी दोनों आपस में क्या है? पैरेलल में। तो 3 और 6 को पैरेलल में सॉल्व कीजिए, इसको एक रेजिस्टेंस मान लीजिए। फिर 4 और 8 को भी आप पैरेलल में सॉल्व कीजिए, ये भी एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। 4 8 का जवाब, 7 और 3 6 का जवाब, ये तीनों पैरेलल में आ जाएंगे। फिर पैरेलल से आप सॉल्व करेंगे तो आपको बस आंसर आ जाएगा। क्या आप में से किसी को मेरी बात समझ में आई? मैं क्या कहना चाह रहा हूं या मैं इसको करके बताऊं? तो मैं आपसे जो कुछ कहना चाह रहा हूं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए उसने इस तरीके से डायग्राम बनाई है, पॉइंट ए बनाया हुआ है, उसके बाद उसने यहां पर 3 और यहां पर उसने 6 लिखा हुआ है, उसके बाद यहां से एक रेजिस्टर उसने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, जो कि है 7 ओम्स का,
उसके बाद उसने यहाँ एक रजिस्टर बनाया हुआ है, एक रजिस्टर उसने यहाँ बनाया है, और इस नोड को उसने कहा है पॉइंट बी। यहाँ पर उसने वैल्यू लिखी है 4 और यहाँ पर लिखी हुई है 8। यस, तो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि इस डायग्राम को आप अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। इस डायग्राम को आप इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि मैं आपसे कह रहा था ये आपके पास नोड आपके पास ए है, ठीक है, ये 3 और 6, इस नोड से आप देखें तो ये 3 और 6 पर जो भी करंट यहां से आ रहा है तो वो इन दोनों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों को आप पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व कर लें तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि ये मेरे पास एक रेजिस्टर आ गया, ये 3 और 6 का जवाब। फिर मेरे पास ये लगा हुआ है कौन सा रेजिस्टर, 7 वाला। इसी तरीके से अगर मैं नोड बी से आ रहा हूं तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में, क्योंकि यहाँ करंट, अगर यहां से करंट आ रहा है तो इन दो जगह पे डिवाइड हो जाएगा। तो मैं ये रेजिस्टर मेरे पास अगला है, ठीक है, तो मैं ऐसे करके डायग्राम बना लूंगा। तो इन दोनों को मैं पैरेलल से सॉल्व करूंगा, इनको पैरेलल से सॉल्व करूंगा, ये दो वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ये तीनों आपस में कैसे लगे होंगे, पैरेलल में। तो अगर बात समझ में आ गई है तो बहुत आसान है, आप 3 6 को पैरेलल में सॉल्व करना कोई इशू नहीं है। पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने आपको बताई थी कि प्रोडक्ट यानी 3 6 अपॉन सम तो 9, तो 3 6 कितना होता है 18 अपॉन 9, तो 9 2 18, तो ये हो जाएगा 2। ओके, सिमिलर स्टोरी गोज हियर, ये वाला। तो यहाँ जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 4 into 8 अपॉन 4 plus 8, तो 8 4 से 32 और 8 and 4 कितना होता है 12। तो इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर लें तो 2 6 and 2 16। फिर उसके बाद आप इसको डिवाइड करके देखें, फिर ये पॉइंट्स में चला जाएगा मेरा आंसर। तो ये पॉइंट्स में कितना आएगा 16 and 6, तो 6 2 दा मेरे पास हो जाएगा 12, देन आई हैव 4 लेफ्ट, राइट, और मैं पॉइंट लगाऊंगा तो 0 हो जाएगा। तो उसके बाद मेरे पास हो जाएगा 6 36, तो 2.6 ले लेता हूं इसको, 2.6, राइट। तो अब मेरे पास ये रेजिस्टर आ गया 2.6 का, तो 2 7 और 2.6 इन तीनों को आप पैरेलल में सॉल्व कर लीजिए। तो आपके पास 1 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 7 और 1 अपॉन 2.6, इन तीनों को पैरेलल में सॉल्व करेंगे, आपका जवाब आ जाएगा जो कि आप देख रहे थे इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है कह रहा है कि 2 रेजिस्टेंस है, वायर ज्वाइन की हमने पैरेलल में, रिजल्टेंट जो है रेजिस्टेंस वो है 6/5, ठीक है। कह रहा है अगर एक वायर ब्रेक हो जाए तो अब जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो 2 हो गई। तो जो वायर ब्रोक हुई थी, द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रोकन वायर इज, जो वायर ब्रोक हुई थी उसकी रेजिस्टेंस कितनी है ये हमें मालूम करनी है। तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए, हम ये बात जानते हैं कि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होती है वो हमारे पास अगर मैं R की Q करूं तो वो होती है R1 मल्टीप्लाई बाय R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हमारे पास होता है। और इस पर जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस वो हमें बता रहा है, वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है मेरे पास 6/5। दिस बिकम्स 6/5 इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई बाय R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब वो कह रहे हैं उनमें से एक बार ब्रेक होगी। जब एक बार ब्रेक हुई, एक तो ये कंडीशन है, ठीक है, जब एक बार ब्रेक हुई तो किसी एक के रेजिस्टेंस, ब्रेक वायर का मतलब क्या होता है, अगर एक तार है और उस तार की फर्स्ट तो एक रेजिस्टेंस है ये, ठीक है, वायर की, यहां से करंट आ रहा है, अगर ये ब्रेक हो जाए तो इसका मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा। तो याद रखिएगा ब्रेक जो होता है मेरे पास उसको हम कहते हैं इनफिनिट रेजिस्टेंस। इनफिनिट, जहां कहीं तार ब्रेक हो जाए वहां रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफिनिटी हो जाती है। तो वैसे इलेक्ट्रिक की जबान के अंदर शॉर्ट का मतलब होता है जीरो रेजिस्टेंस, ओपन या ब्रेक का मतलब होता है इनफिनिट रेजिस्टेंस। तो अगर अब एक बार ब्रेक हो गई है तो मैं जानता हूं जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, दो थी ना, 1/R1 प्लस 1/R2। तो एक को मैं R1 को चले मान लेता हूं वो ब्रेक हुआ, तो रेजिस्टेंस कितनी हो गई इनफिनिटी, और 1/इनफिनिटी कितना हो जाएगा 0। तो इस वक्त जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कह रहा है कि अब जो आई है वो कितनी आई है 2 आई है, ठीक है, कितनी आ गई है 2 आई है। तो दिस इज 1/2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, तो 1/R2। तो R2 मेरे पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा।
अब अगर R2 आपको मालूम हो गया तो आप आइए इस इक्वेशन में पुट कीजिए और अपना जवाब निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे? 6/5 इज इक्वल टू R1, मुझे नहीं मालूम वो कितना है, मालूम करना है, मल्टीप्लाई बाय R2 मेरे पास कितना है 2 अपॉन R1 हमें मालूम करना है और R2 मेरे पास कितना है 2। तो बस अब इसका सोल्यूशन हमने करना है, मेरा ख्याल है आसान किस्म की बात है, राइट। अगर आप चाहें तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लें, ये हो जाएगा 5R1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो ये 5 2 कितना हो जाएगा 10, तो इसको 10R1 कह लेते हैं, 5 2 10R1। इसको इधर करेंगे क्योंकि प्लस आ रहा है ना, तो 6 को R1 से किया तो 6R1 प्लस 6 2 12, तो R1 को यहां ले आए तो 6R1 और 10R1, तो ये हो जाएगा 4R1 इज इक्वल टू 12। अब 4 को उधर ले जाए तो 12/4 कितना हो जाएगा हमारे पास 3, तो द आंसर इज 3 ohms, तो ऑप्शन डी है। ये भी उसी तरीके से कि आपको वो कह रहा है कि जी आपने पॉइंट ए और पॉइंट बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है और पोटेंशियल डिफरेंस बताना है बिटवीन पॉइंट ए और बी। जाहिर है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी, तो आई हमें दिया हुआ है तो वी हमें निकालना कोई मसला नहीं, वी किसके बराबर होता है आई आर, आई दिया हुआ है आर, ये तमाम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का कोई मसला नहीं है। ये 6 और 6 ये दोनों आपस में लगे हुए हैं किसमें पैरेलल में, तो 36/12 करेंगे तो 3 आ जाएगा, इनकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी आ जाएंगी 3, तो वो 3 और ये मुझे वैल्यू पढ़ी नहीं जा रही क्या लिखी हुई है, आप जरा सही इमेज भेजिएगा। तो इसको फिर पैरेलल में सॉल्व कीजिएगा, जो आंसर आएगा वो इसके साथ कैसे लगा हुआ है सीरीज में, ठीक है। तो इन तीनों को पैरेलल में सॉल्व कर लो और इसके साथ जो भी इन तीनों को पैरेलल का आंसर आएगा वो 2.5 के सीरीज में होगा, दिस विल बी योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फिर उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना जो 2 एम्पीयर करंट है, देन यू विल फाइंड द वोल्टेजेस।